नागरिकता है। संविधान के भाग याद करो, पीछे आपने भाग पढ़ चुके हैं, ठीक है। साथ साथ जब इसको आप पढ़ेंगे तो एक साथ देख लेंगे। क्या है अनुच्छेद 5 से 11, इसमें क्या है हमारा, तो ये सिटीजनशिप है, नागरिकता तय होती है 5 से 11। तो एग्ज़ाम में मैच करने को आ जाएगा। तो 5 से 11 के भी अगर आप भूल गए, मान लो एग्जैक्ट नहीं याद है, ठीक है, तो 5 से 11 अगर पता चल जाए कि इसमें नागरिकता है, तो नागरिकता के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दिया रहेगा आप खोज लेंगे। नागरिकता है तो इसमें मूल अधिकार नहीं होगा, कोई और विषय नहीं होंगे। क्या होंगे, केवल नागरिकता। जन्म से है कि बाद में एक्वायर करी गई है कुछ, तो नागरिकता पे एक स्टेटमेंट होगा, आप पता लगा लोगे कि 5 से 11 में तो नागरिकता दी हुई है। यहाँ हमने अलग अलग किया हुआ है कि भाई 5 में क्या है, क्या लिखता है इसमें कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। तो संविधान प्रारंभ कब माना गया, कब से, हाँ 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू है, ठीक। तो उस समय से जो नागरिक हैं देश का, वो नागरिक है। भाई मान लीजिए हम लोगों में से अमूमन सभी लोग नागरिक हैं, हम लोग तो कहीं बाहर से आए गए नहीं। हाँ राज्यों का हो सकता है कि कोई भाई यूपी का हो, उत्तराखंड में हो, बंगाल चला जाए, उड़ीसा चला जाए, लेकिन हमारी नागरिकता कोई राज्य की नागरिकता थोड़ी है। भारत में एक हरी नागरिकता है। एक हरी मतलब हम केवल भारत देश के नागरिक होते हैं, राज्य का नहीं। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ राज्य का भी नागरिक होते हैं और फिर एक यूएसए का नागरिक होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कैलिफोर्निया के हैं, तो एक तो कैलिफोर्निया प्रांत की भी नागरिकता होगी आपकी, और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की होगी। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ड्यूल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत का जितना एरिया भूभाग है, कोई अंडमान निकोबार में भी रहता हो वो भी भारत का नागरिक है। समझ पा रहे हैं आप, कोई JNK के द्रास और उन सेक्टरों में जो रहता हो वो भी भारत का नागरिक है, ठीक है। तो इसमें ये कुछ नहीं है कि जो हम तमिलनाडु के हैं तो हम ज़्यादा नागरिक हैं, हम यूपी के हैं तो कम नागरिक, ऐसा कुछ भी नहीं। राज्य विशेष से कोई मतलब नहीं, देश विशेष से मतलब है, हम भारत देश के नागरिक। तो पहला अनुच्छेद 5 में क्या लिखता है कि जब से संविधान लागू हुआ उस समय जो नागरिक थे तो हैं नागरिक, कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर में देखो क्या लिखता है, नागरिकता जाने का क्लॉज लिखा हुआ है कि मान लीजिए आप स्वेच्छा से जाके अमेरिका के नागरिक हो गए, तो हमारे यहाँ फिर दोहरी नागरिकता लागू नहीं है कि आप अमेरिका के भी रहेंगे और भारत के भी रहेंगे, फिर आपको भारत वाला नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप। तो ये 9 में है, आर्टिकल 9। अब देखो वहाँ सवाल इतना सिंपल से नहीं लिखा रहेगा, सेंटेंस में रहेगा, आपको पहचानना होगा कि कोई व्यक्ति ए है, वो ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो क्या उसकी भारत की नागरिकता बची रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी तो किस अनुच्छेद में वर्णित है ये? तो क्लॉज हमारा है 9 में, है ना। तो दोनों बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 के तहत कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है सबको? अभी हम इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट फाइल हम रट रहे हैं, समझ लीजिए। लिटरली आंख बंद करके समझना ही नहीं कि हम संविधान पढ़ रहे हैं। हमें तो एक नंबर दिया है 5, एकदम बंद करके 5 में ये जी सुन लो हमसे। क्यों विकास है नहीं, तुम सुना देना अश्विन को कि सुन लो मेरे से 5 में ये और 9 में ये होना चाहिए तब आपको। 11 देखिए क्या कहता है 11 कि संसद ने किसी विदेशी आदमी को अगर भारत का नागरिक बनाना है तो कुछ प्रोविज़न तो होगा। ये प्रोविज़न बनाने का अधिकार किसको है? भारत के पार्लियामेंट को। जैसे एक उदाहरण के लिए आप सभी लोग जानते होंगे, अदनान सामी का नाम सुना है? एक पाकिस्तानी सिंगर थे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, जो उनका गाना है ना, बहुत कैसा था, बहुतों को दिया है, हमको भी तो कुछ है, ऐसा ही गाना कुछ उनका फेमस एल्बम था। वो भारतीय नागरिक हो गए, समझ पा रहे हैं? अदनान सामी यानी कि हैं पाकिस्तानी थे लेकिन वो भारतीय नागरिकता उन्होंने ले लिया। तो नागरिकता लेने का कुछ प्रोविज़न तो होगा। ये प्रोविज़न देखो 11 में वर्णित है। क्या कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार से संबंधित विधि बनाना। संविधान जब लिखा गया था तो छोड़ दिया गया था ये कह के
कि भाई संसद इस बारे में विधि बना लेगी। उन्हें पता था कि भविष्य में मामला आएगा, ठीक है। तो उसी संविधान में उल्लेखित बात का यूज करके संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाती है। और देखो एक अधिनियम पारित किया है, अधिनियम का नाम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। तो देखिए इस सवाल का क्या मतलब हुआ, एक तो इसको मैच करने को आ जाएगा कभी भी कि कब का है भारतीय नागरिकता अधिनियम, कब पारित हुआ, तो एक तो 1955, ये ईयर इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा कौन से अनुच्छेद को प्रभावी बनाया गया, अनुच्छेद 11 को। उसमें नियम क्या है, तो किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देने का क्लॉज है। क्लियर है ये? अच्छा, क्लॉज क्या है वो हम अंदर जानेंगे, वो हम नागरिकता के चैप्टर में जानेंगे। नागरिकता में हमने लिखवाया है ना कि वो अवधारणात्मक में है, लिखा है ना हमने, उसको फैक्ट में नहीं डाला हमने। क्यों? क्योंकि नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, कोई कब तक रहेगा, कितने साल भारत में रहेगा, किसी के मदर फादर में से कौन हो, कैसे हो, सब व्यवस्था का पार्ट है। तो उसको हमने कॉन्सेप्चुअल में रख दिया। यहाँ तो हम केवल उसका आउटलाइन पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 5 पढ़ लिया, अनुच्छेद 9 पढ़ लिया और अनुच्छेद 11, यानी कि 5 से 11 में 3 इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमने यहाँ देख लिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए इसमें जो है अनुच्छेद 12 से 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे आपको याद रखना है। 12 से कहाँ तक? 35। क्या है इसमें? हैं? हाँ, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो हम लिख लेते हैं जी मूल अधिकार। तो ये रेंज भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना, कि देखो 5 से 11 में सिटीजनशिप है, 12 से 35 में क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, अब क्लॉज अलग अलग है, हम अलग अलग बात करेंगे। और मूल अधिकार को भी हमने कॉन्सेप्चुअल में डाला है, वहाँ हम फिर पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल पे बात होगी। ठीक है ना, क्योंकि मेंस का भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मूल अधिकार। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों ही चरणों में मूल अधिकार पे खुद बात होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहले अनुच्छेद कितना दिया हुआ है? 12। देखो अनुच्छेद 12 में क्या कहता है? राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। बाद में हम इसकी डिटेल करवाएंगे, फिलहाल आप जान लीजिए राज्य किसको कहते हैं? स्टेट। स्टेट का मतलब नहीं खाली उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु स्टेट है। राज्य का परिभाषा होता है कि जो भी व्यवस्था विधि बना सके, ठीक है, और उसको लागू कर सके। जैसे घर परिवार में पिताजी राज्य हैं, पिताजी का आदेश सबको मानना पड़ता है ना, तो वो आदेश भी जारी करते हैं और फिर डंडे से लागू भी करवा सकते हैं। तो वो राज्य हुए, यानी कि जो विधि बना सके और विधि को लागू करो। सिंपल सा परिभाषा। जिलाधिकारी राज्य है या नहीं? बताओ। जिलाधिकारी जिले में वो कह देगा कि भैया आज ये ट्रैफिक जो है बाधित रहेगा, वन वे होगा, उसको कोई कुछ कह देगा क्या? या उसके लिए उसको सीएम से परमिशन लेना है? नहीं लेना है, वो विधि बनाने, वो व्यवस्था बनाने के लिए है ही जिले में, तो वो तय कर लेगा मीटिंग करके ट्रैफिक इंस्पेक्टर से, अपना एसपी से, कि भाई आज बड़ा जलसा रैली निकलना है, तो आज इस रोड को वन वे कर देना है। तो उसने विधि बना दिया है नहीं, और सभी नागरिक को मानना है। क्या कोई उस वन वे में घुस गया तो उसका क्या हाल होगा? फिर दे चलान, ले चलान, वो गाड़ी जब्ती और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। यानी उस नियम को लागू भी करवा रहा है या नहीं? तो राज्य का मतलब जो नियम बना सके और जो नियम को लागू कर सके, वो राज्य है। समझ पा रहे हैं आप? कोई भी स्थानीय, जैसे नगर आपका सरपंच, गांव का सरपंच भी राज्य है अपने आप में, वो नियम बना सकता है और नियम को लागू करवा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से याद रखिए, ऐसा कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, ठीक है, जो नियम बना सके। और अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग आएगा, मान लो जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज राज्य है या नहीं? बताओ, हैं? जज नियम बनाते हैं, जज तय कर सकते हैं कि जी आज मेरठ बंद रहेगा। ये जिला प्रशासन का काम है या जज का काम है? तो क्या जज हो गया राज्य? समझ में आ रहा है? जज क्या है और राज्य है, लेकिन तरीका सुन लीजिए। जब जज न्यायिक कार्य कर रहा होगा तब राज्य नहीं है, समझ पा रहे हो? लेकिन जब जज प्रशासनिक कार्य कर रहा होगा, जैसे
कई जज कई ट्रिब्यूनल के हेड होते हैं ना, जैसे आपने कहा NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या NHRC का नियम है कि कोई भारत का रिटायर CGI ही उसमें बन सकता है, NHRC का अध्यक्ष। हालांकि उसको CGI की जगह दूसरे भी कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि जब वो NRC में बैठकर हेड करेगा तो प्रशासक की भूमिका में है, उस समय वो क्या होगा, इस समय वो राज्य है। लेकिन जब वो न्याय देने के लिए चेयर पे बैठेगा तब उस समय वो राज्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, न्यायिक भूमिका में राज्य नहीं है, लेकिन प्रशासनिक भूमिका में राज्य है। NGT के पास फाइल गया कि भाई मेरठ में एक हाईवे गुजर रहा है, 500 पेड़ काटे जाने हैं। ट्रिब्यूनल में गया NGT में एक कोई ना कोई जज ही हेड कर रहा होगा, वो डिसीजन देगा नहीं, इन्वायरमेंट को देख के अलाउ नहीं है, नहीं परमिशन दिया जाएगा। तो वो जो काम कर रहा है उस समय वो किस भूमिका में है, प्रशासक की भूमिका में है, उस समय वो राज्य हुआ। तो सिंपल परिभाषा सबको पता चल गया। राज्य का सिंपल सा मतलब है कि जो विधि बना सके और विधि को लागू कर सके। इसीलिए हम राज्य, अभी दिमाग में छपा हुआ कि उत्तर प्रदेश शासन राज्य है, क्योंकि वो विधि भी बनाते हैं और राज्य लागू भी करते हैं। लेकिन हम उसको हर लेवल पर अपने घर तक में देख सकते हैं। घर में जिसकी चलती होगी वो राज्य है, फादर की चलती होगी तो वो राज्य है, मदर की चलती होगी तो मदर राज्य है। समझ पा रहे हैं आप? तो सिंपल, कोई भी स्थानीय पदाधिकारी हो सकता है, स्थानीय शासक हो सकता है, जो नियम बनाए और सिंपल लागू कर सके। बस इतने डिफिनेशन है, समझ में आ रहा है? तो वहाँ हम सब पता करेंगे राज्य में और कौन कौन आते हैं, सब बाकायदे लिखा हुआ है मेन नोट्स में। हम तो फिलहाल अभी आर्टिकल रटने के लिए ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, ठीक है? चलिए, 12 क्लियर हो गया। तो आज से लेकर सिलेक्शन होने तक एकदम रुद्राक्ष की माला खरीद लो सब लोग। वो 108 मोती का आते ना, फेरते रहो, अनुच्छेद 1, ये अनुच्छेद 2, ये अनुच्छेद 3, रोज पूजा करिए और माला फेर लीजिए अनुच्छेदों की। देखिए आप कारगर तरीका, भगवान प्रसन्न हो ना हो, एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा, काम बन जाएगा भाई आपका। समझ पा रहे हैं? ये क्योंकि यही घूम घूम के आना है, और जिसको याद रहेगा उसके क्वेश्चन सही होंगे। आर्टिकल के द्वारा अगर आर्टिकल का अभ्यास आपका हो गया तो GS का पेपर, जो आपका पेपर वहाँ पर मेंस का है, उम्दा नंबर भर भर के, क्योंकि हर एक इशू पे आर्टिकल चेप दोगे आप। आर्टिकल फलाने में ये कहा गया, देखो एग्जामिनर कितना इंप्रेस होगा कि इसे तो गजब का नॉलेज है पॉलिटी का। अब खाली सा सूखी सूखी बात लिख देंगे, कोई मज़ा नहीं है। मान लीजिए वुमन पर आ गया ऐसे लिखने को, आपको 10 आर्टिकल याद आ रहा है वुमन शोषण का और रिलीफ का, देखिए आप सिलसिलेवार लिख दे, देखिए नंबर, सामान्य अभ्यर्थी से 2-4 नंबर आप अधिक गेन करेंगे। खेल किसका है? हमने आर्टिकल, संविधान के भाग, संशोधन सब रट रखे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ लिख दिया। तो वो कौन कर पाएगा? अब ये नहीं कि बस भोज के दिन कद्दू रोपेंगे तो होगा, कि परीक्षा आ गया अब हम आर्टिकल रट रहे हैं, तो कारगर नहीं है। अभी रटना है, अभी समय है। बस दिसंबर में पेपर है तो ये मत सोच लीजिए कि मैं नवंबर में आर्टिकल रटूंगा, भूल जाइए। फिर अभी समय है, रट उट के साइड कर दीजिए जितना भी रटना है। इसलिए हम अभी आपको अलग से दे रहे हैं कि अभी वक्त है। ये बात समझ में आ गया? चलिए, तो राज्य की परिभाषा हो गया। इसमें देखो अनुच्छेद 13 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मेन चैप्टर में आज यहाँ जितना लिखा आपसे उतना ही लिखना बस। 13 में है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू पर हम लोगों ने बात किया है ना कि संसद कोई भी कानून बनाती है तो वो कानून संविधान के सम्मत है या नहीं, ये रिव्यू कर देता है। अब बताओ तो संवैधानिक पीठ बनाना हो तो कितने जज चाहिए? याद है सबको? कितने? 5 जजों की पीठ चाहिए। अच्छा, हमने एक बात और बताई थी, अभी तक मैक्सिमम पीठ किसकी बनी है? कितने? कौन सा वाद में? केशवानंद वाद में। तो 2 सवाल आपके जेब में हमेशा है ये, ठीक है? केशवानंद भारती के बाद में 13 जजों की संवैधानिक पीठ बनी थी, जो आज तक का रिकॉर्ड है, ठीक है? तो 13 में क्या है हमारा? जुडिशियल रिव्यू, वो मेन चैप्टर में आएगा ना। चलिए, इसके बाद देखिए आप 14 से 18 बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, एक साथ एग्रीगेट करके। अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? इसमें समता का अधिकार। क्या है? यानी कि राइट टू इक्वलिटी, ठीक है? कितना इंपॉर्टेंट अधिकार है? समता कह लें, समानता कह लें, एक ही बात है।
राइट टू इक्वलिटी, यानी कि संविधान के नज़र में सभी व्यक्ति एक समान हैं। इसी के तहत जो है छुआछूत, जाति प्रथा ना जो समाज में प्रचलित था, सबको हटाया गया। किसके तहत? यही 4 आर्टिकल 5 कारगर हैं 14 से 18। अगर ये ना होता तो आज भूल जाइए आप कि जो है समाज में कोई अगल बगल बराबर बैठ के कर सकता था। कितना बड़ा छुआछूत की भावना थी। तो ये 4 आर्टिकल जब आए 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, तब जाकर समाज से ये चीज़ें हट पाई। अब एक एक करके देख लो। 14 में क्या है कि भाई विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी साफ सीधी बात है कि कानून के नज़र में सब बराबर हैं। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या हुआ? कानून के नज़र में सब बराबर है। और दूसरी लाइन है विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, किसी ने गलत काम किया हो तो चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उससे मतलब नहीं, सबको बराबर सज़ा मिलेगी। अगर एक सज़ा की कोई किसी गलत काम का कोई सज़ा मुकर्रर है पहले से, तो वो सज़ा सबको मिलेगी। इसको हम क्या कहते हैं? विधियों का समान संरक्षण। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये 2 क्लॉज अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 देख लो क्या है? किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किनके बिहार पर? तो धर्म के बिहार पर सबसे पहला जी। दूसरा मूल वंश। ठीक है, मूल वंश क्या होता है? एथनिक ग्रुप। अब नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं वो मंगोलाइट ग्रुप से हैं, तो आप फक्र करेंगे ये तो चिंकी लोग हैं। चिंकी क्या है एक्चुअल में? गाली है उनके लिए, एथनिक गाली है जो हम उनके लिए यूज करते हैं। वो सब वो भारतीय हैं, जितना बराबर अधिकार हमको है उतना बराबर उनको है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसको रेशियल माइंडसेट कहते हैं कि आप जो है इन भावनाओं से ग्रस्त होकर उनको हे दृष्टि दिखाते हैं ना, जैसे होता है ना ट्राइब्स के लिए आता है ये तो जनजाति लोग हैं। तो ये क्या कह रहा? मूल वंश, कोई द्रविडियन है, कोई प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, कोई मंगोलाइड है, कोई काकेसाइड है। भला भारत में नहीं है, यूरोपीय लोग काकेसाइड होते हैं। निग्रोइड जो अफ्रीकन है वो निग्रो लोग होते हैं, निग्रोइड उनकी कम्युनिटी है, एथनिक ग्रुप है। तो हम किसी के भी मूल वंश के हिसाब से उस पर भेदभाव जाति के आधार पर नहीं करेंगे, लिंग के आधार पर नहीं करेंगे, महिला पुरुष में भेद नहीं होगा, और जन्म स्थान के आधार पर नहीं करेंगे, है ना। जैसे बोलचाल में है अरे ये तो बिहारी है, तो एक तरह से क्या है उसको नीचा दिखाने के लिए तो यूज किया जा रहा है बिहारी आदमी है, चलो इसे क्या पता होगा। तो ये क्या है? मूल वंश के हिसाब से कि भाई हम यूपी के हैं तो हम ज़्यादा कारगर हैं, वो बिहार का है तो कम कारगर होगा। तो लोग करते हैं। यूपी में देख लो, पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी में कितना है दृष्टि है। पश्चिम वाले पूर्वी वालों को बेकार समझते हैं, अनपढ़ गंवार, और उधर वाले इधर को कहते हैं अजीब बोलते हैं लोग। समझ पा रहे हैं? तो एक ही राज्य के अंदर भी अंतर है। लेकिन संविधान के नज़र में क्या कहता है अनुच्छेद 15? किसी भी आधार पर एक ही चीज़ है, इंसान नामक जाति, बस मनुष्य। समझ में आ रहा है आपको? अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 16 क्या है हमारा? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। यानी कोई नौकरी का फॉर्म निकलता है तो कभी ध्यान से पढ़ो क्या लिखा रहता है कि भारत के सभी नागरिकों से ना आमंत्रित किया जाता है। समझ रहे? भारत के नागरिक लिखा, ये नहीं लिखा कि केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों से मांगा जा रहा है। भारत के नागरिकों से, नेवी के लिए हो, एयरफोर्स के लिए फॉर्म निकले तो कोई भी राज्य का हो, देशवासी होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। तो क्या है ये? लोक नियोजन का मतलब नियुक्ति के मामले में। हाँ, प्राइवेट कंपनी कर सकती हैं, यहाँ लोक शब्द है ना, गवर्नमेंट वाले में भेदभाव नहीं हो सकता, प्राइवेट वाले कर सकते हैं, है ना। अब वो भी ये नहीं डायरेक्ट जाति पे नहीं कर सकते, उसमें भी फिर बहुत सारे नियम कायदे कानून लग जाएंगे। कोई SC/ST को कर दे तो SC/ST एक्ट लग जाएगा उसके ऊपर, तो वो भी करेंगे, कहेंगे कि जी ये कम स्किल्ड है, मुझे ज़्यादा स्किल चाहिए तो मैं आपको नहीं ले सकता। वो ऐसे बहाने बना के आपको बाहर कर सकते हैं। लेकिन सरकारी में तो वो भी नहीं है। सरकार में तो भाई परीक्षा लेगी, परीक्षा में आप दीजिए, आप मेरिट में आते हैं तो फिर आते हैं। तो लोक नियोजन शब्द है कि सरकारी कहीं भर्ती होगी तो उसमें किसी भी भारतीय नागरिक से कोई भेदभाव। चलिए अनुच्छेद 17 देखो, इसमें क्या है? छुआछूत।
हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी, आ रहे हो आप? वहीं पे स्टार प्लाजा है, देखिए रोड साइड में ही, चाणक्य ऐसे करिए। हाँ स्टार प्लाजा, हाँ वहीं पे आ जाइए फर्स्ट फ्लोर। चलिए, क्या लिखा आपने? 17 में क्या है? हाँ, छुआछूत का, अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये अंत किया गया 17 जोड़कर। और 18 क्या है? उपाधियों का अंत किया गया। डिटेल में हम आएंगे, सब पढ़ेंगे। उपाधि का मतलब, पहले लोग बड़े बड़े टाइटल लगा लेते थे ना, महाराजा धीराज आ रहे हैं, तो ये जो टाइटल है महाराजा धीराज, ये सब नहीं चलेगा। अब हर आदमी कानून की नज़र में बराबर, कोई टाइटल वाइटल नहीं लगाएगा, ठीक है। फिर इसमें केवल 3 चीज़ों की छूट है। भारत रत्न की छूट है, ठीक है, और जो स्पोर्ट्स के गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं सेना के, केवल उसको छूट है कि अशोक चक्र से सम्मानित है। हम इसके भी बात करेंगे, इस पर भी सवाल उठा था कि भाई ये भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, चूंकि इनका नेचर सामंती नहीं है। भाई आपको अशोक चक्र मिला तो कोई भी व्यक्ति विनम्र से देखता है कि उसमें फक्र आता है, वो किसी को धमकाता थोड़ा है कि मैं भारत रत्न विजेता हूँ, ऐसा कर दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी भारत रत्न अवार्डी है तो हम लोग उसको सम्मान की नज़र से देखते हैं कि भाई उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए है, तो उसमें कोई सामंती नेचर नहीं है। लेकिन जो आजकल ये गाड़ियों पर लिखवाते घूम रहे, कोई लिख रहा है जाट, कोई लिख रहा है ब्राह्मण, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इसका मतलब क्या है कि आप सिंबल दिखा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो जाति सूचक शब्द, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 18 के तहत चालान हो जानी चाहिए उन गाड़ियों पर, लेकिन होता कहाँ है? पढ़ने की भाषा अलग है, व्यवहार की भाषा अलग है। तो यहाँ पर भी उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक है। तो वापस से 14 में क्या था? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। 15 में क्या था? जन्म मूल वंश के आधार पर भेदभाव खत्म होगा। 16 में क्या है? क्या है? वो तो 17 में है। 16 में क्या था? हाँ, लोक नियोजन में। अब 17 में है अनटचेबिलिटी और 18 में है उपाधियों का। ऐसे याद होना चाहिए बिल्कुल आपको, टू द पॉइंट, क्योंकि इसमें कुछ नियम बदलना नहीं, यही रहेगा आखिरी तक, इतने ही बातें। तो जिसको याद है वो अपना उसका यूज करेगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं 19 से 22 में। ध्यान करिए, अनुच्छेद हमारा 19 से 22 है। क्या है ये? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। और जब हम अंदर पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में, तो 19 में देखेंगे कि हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं संविधान के द्वारा। यहाँ तो केवल एक लाइन लिख दिया, क्या लिखा है? बोलने और न बोलने की आज़ादी। मेरा मन है ना बोलूँ तो कोई हमको फोर्सफुली नहीं बुलवा सकता, ठीक है ना, मतलब एक कानून के हिसाब से, बाकी तो तरीका आपको पता ही है ना। तो बोलने और न बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19 के तहत। अच्छा, प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है। ये सब 19(1)(a) क्या है, वहाँ पर डिटेल वाले में सब आएगा, 19(1)(a), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) ऐसे करके अंदर सब होगा डिटेल में। फिलहाल जान लीजिए, तो जितनी मीडिया है, प्रेस है, नियम तो यह है कि भाई प्रेस वालों को कोई कहीं भी जाने से रोकता ना। कल 3 मई था ना, प्रेस फ्रीडम डे था। भारत की रैंकिंग है प्रेस में 157। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी मीडिया को आज़ादी है भारत में। जब साहब आए थे तब था 140, 140 से भी ऊपर था, 133 था शायद। अभी 157 पे हम जा रहे हैं। हमसे नीचे केवल एक पाकिस्तान है और एक चाइना का तो मामला ही अलग है, वो तो देश ही अलग है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री जिसको हम मानते हैं वो सभी हमसे, अगल बगल वाले सभी हमसे ऊपर हैं प्रेस फ्रीडम में, यानी कि गिरता जा रहा है इंडेक्स में। हम मैगजीन में पढ़ोगे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये संस्था है, ये करती है वर्ल्ड वाइड प्रेस फ्रीडम का। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए हमें क्या देखना है कि राइट टू फ्रीडम,
19 एक हो गया, मतलब 19 में बोलने ना बोलने की 19(1)(a) मीडिया की आज़ादी है। इसके बाद आ जाइए भाई अनुच्छेद 20 क्या है। 20 में क्या दिया हुआ है? अपराध के बारे में दोष सिद्धि के संबंध में। तो 20 का प्रॉपर 3 क्लॉज है, 20(1), 20(2), 20(3), उधर हम देखेंगे डिटेल में। इसमें क्या है कि अपराध के बारे में दोष सिद्धि, ठीक है, कि भाई आपने कोई अपराध किया है तो उसमें जो मुकदमा वगैरह की शुरुआत होती है, ये सब 20 के क्लॉज में है। डिटेल में हम सब बात करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे हैं। 21 में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है कि किसी व्यक्ति का प्राण नहीं लिया जा सकता बगैर उचित कानून के द्वारा। जैसे कई को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा दे देता है ना, हालांकि देश में अभी प्रैक्टिस में नहीं है फांसी, लेकिन अगर फांसी की सज़ा दे दे और किसी को फांसी करनी हो तो सब कुछ बहुत नियम कायदे कानून में होता है ना, आपको पता है। सारे उसको मौके मिलते हैं, उसको राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन भेजने का अवसर दिया जाता है। अगर फांसी देते समय वो बीमार हो गया तो तुरंत पहले उसको इलाज किया जाएगा, जबकि पता है अगले पल मर जाएगा, लेकिन फिर भी उसको इलाज किया जाएगा प्रॉपर ठीक करके, तब फांसी। उसकी मेंटल कंडीशन गड़बड़ हो जाए तो फांसी उसको नहीं दिया जाएगा, उसको ठीक करके दिया जाएगा। तो इसमें कहता है कि आप किसी के भी प्राण जो है, आपको प्राण लेने का अधिकार नहीं है बगैर प्रॉपर कानूनी तरीके से। हाँ, अगर कानून की परिभाषा में या कानून की व्याख्या में प्राण लेना ज़रूरी है कि वैसा हीनियस क्राइम है, तब भी उसका प्रॉपर तरीके से, कि पूरा उसमें कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई हो, उसको पूरे मौके दिए गए हों अपने बात रखने का, फिर राष्ट्रपति के पास उसको दया याचिका लगाने का समय दिया गया हो, तब जाकर उसको प्राण लिए जा सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21। तो यहाँ तो केवल एक लाइन में बात हम लोगों ने कर लिया, अंदर पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 21 का विस्तार बहुत बड़ा है। समझ पा रहे हैं? ये इंक्लूसिव नेचर का है। अगर किसी विवाहिता को मायके जाने से हस्बैंड रोक दे तो इसके तहत सज़ा हो जाती है अनुच्छेद 21, यानी आप उसके इंडिविजुअल कैपेसिटी में रेस्ट्रेन कर रहे हैं। मर्जी से बात अलग है, लेकिन अगर वो अनुच्छेद 21 क्लेम कर दे तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ये मेनका गांधी केस का वाद है। मेनका गांधी का पासपोर्ट जमा करवा लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उन्होंने बोला नहीं कर सकते आप। कोई व्यक्ति कहीं घूमने जा सकता, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको जबरिया आप नहीं रख सकते घर में। समझ पा रहे हैं? ये सब पढ़ेंगे हम अंदर 21 में, ठीक है, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 का 86वां अमेंडमेंट करके 2002 में जोड़ा गया। क्या बताया गया कि जो राइट टू एजुकेशन, इसको एक लाइन में कहना हो तो अनुच्छेद 21 का क्या है? हाँ, बैठी हूँ, रुको एक मिनट। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। क्या कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। हर एक बच्चे को 6 से नीचे नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? अब स्कूलों में आपको पता होगा कि क्लास 1 में एडमिशन 6 से नीचे बंद है, उससे आप प्राइवेट में LKG UKG करवाते रहिए, सरकारी तौर पे आपको 6 साल से पहले एडमिशन नहीं होगा। तो 6 से 14 साल का जो भी बच्चा है देश का, अमीर का गरीब का से मतलब नहीं, सभी को फ्री एजुकेशन पाने का अधिकार कानून देता है। ये कानून अब ये मूल अधिकार बना दिया गया है। पहले हम पढ़ेंगे DPSP में था, अब हम इसको हमने क्या बना दिया? मूल अधिकार बना दिया। याद रह जाएगा 21 का इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। उसके आगे का जो आर्टिकल है एक बार आप उसको, हमारा क्या है? अनुच्छेद 23-24 ना, 23 से 24 दो आर्टिकल हैं किसके संबंध में? शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध ना, एक्सप्लॉयटेशन। अब शोषण कई रूपों में है, शारीरिक हो, मानसिक हो, है ना, आर्थिक हो। अब आर्थिक बंधुआ मजदूरी सुनते होंगे कि भाई दिन भर काम करवाया और जो वाजिब मजदूरी बनती है वो न देकर 150 रुपये दे दिया, बोलो जाओ। तो ये क्या है? बेगारी, बेगार। तो भी शोषण हो रहा है या नहीं? तो आर्थिक शोषण है,
ठीक है। तो किसी भी प्रकार का शोषण हो, 23 और 24 बिल्कुल आपको एग्जैक्ट याद रखना है। 23 देखो स्पेसिफिक क्या कहता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों को, लड़कियों को खरीद बेच देते हैं ना, गलत धंधों में लगा दे रहे हैं, ठीक है। लड़कियां नेपाल, सऊदी अरबिया यानी ऐसे देशों में बहुत ज़्यादा अभी मामला है। एमपी से बहुत औरतें, लड़कियां गायब हो गई, और वो कहाँ जा रही हैं, कौन नेटवर्क काम कर रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। लाखों लाख बच्चे, औरतें गायब हो जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कैसे हो रहा है, वो सब अनुच्छेद 23 के तहत अगर राज्य सही से काम करे तो एक भी नागरिक गायब नहीं होना चाहिए। पर कौन पूछ रहा है किसको पड़ी है ना। तो ये अनुच्छेद 23 है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी। बलात् श्रम का मतलब क्या हुआ, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ यानी किसी को आप अपने डरा धमका के अपने बंधुआ बना लिया आपने और मजदूरी करवा रहे हैं उससे। जैसे आपने किसी को कभी 5,000 उधार दिए होंगे, बोला जी इसका तो सूद ही हो गया इतना, चलो काम करो महीने दिन। वो कह रहा जी महीने दिन काम किया, अब तो उतर गए होंगे। बोले अभी कहाँ, अभी तो ब्याज ही नहीं पूरा हुआ, मूल तो अभी है ही। सालों दर सालों उनका जो है शोषण चल रहा है। तो संविधान जब तक लागू नहीं हुआ था उससे पहले अंधेर नगरी थी, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उसी तरीके से खेतों पर जो है मजदूरों का बॉन्डेड लेबर करते थे। लेकिन आज अगर कोई जागरूक हो तो कानून के नज़र में वो दोषी होगा व्यक्ति। किसी को आप उचित मजदूरी दिए बिना आप उसका वर्क जो है नहीं ले सकते। ध्यान करिए, नोएडा के मजदूर अभी आंदोलन किए हुए थे, उसमें क्या था, डेली वेजेस का ही तो मामला था कि भाई हमको न्यूनतम जो मजदूरी है उसको बढ़ाया जाए, कम है, एक न्यूनतम मजदूरी जो सरकारी रेट है वो दिया जाए, यही तो मामला था उसमें। अनुच्छेद 24 क्या है, कह रहा है कि 14 साल के कम उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाने में आप काम में नहीं लगा सकते, ठीक है। 14 साल तक बचपन माना जाता है कि बच्चे का बचपन खेल कूद में जाना चाहिए। आप उसको जिम्मेदारी और टेंशन प्रेशर वाले या किसी घातक दुर्घटना बस वाले चीज़ों में आप उसको डिप्लॉय कर दोगे तो उसका बचपन चला जाएगा। समझ पा रहे हैं, इसलिए एज ग्रुप क्या रखा गया है, 14 वर्ष। ये बात समझ में आ रहा है। अंदर हम पढ़ेंगे कि कुछ मामलों में छूट है। जैसे इसमें बात हुआ कि भाई कोई माँ बाप है, उसका बेटा है 13 साल 12 साल का, लेकिन बाप जो है असहाय है, कमा नहीं सकता, विकलांग है, तो घर का कैसा चलेगा। तो उसमें छूट दिया गया है कि ठीक है उस बच्चे को आप होटल वगैरह में लगा सकते हैं, हल्के कामों में, या घर के मजदूरी में लगा सकते हैं उसको। समझ पा रहे हैं, उसमें छूट है। उसमें भी फिर भी बैन है कि खतरनाक काम, जहाँ एक्सप्लोसिव बन रहा हो, विस्फोटक जहाँ पटाखे बन रहे हो उसमें नहीं लगा सकते, जहाँ पे कोई डीप माइनिंग हो रही है वहाँ नहीं लगा सकते, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन घरेलू कामों में आप उसको लगा सकते हैं। जैसे अखबार बांटना हो तो भाई अखबार में उसको खतरा नहीं है ज़्यादा, और उसके बदले एक उसको मजदूरी मिलती है जिससे परिवार चलता हो, तो कर सकता है। समझ पा रहे हैं आप। अब देखो यही नियम है 14 साल वाला, आप ध्यान करो, हमने आपको करंट करवाया था, आपको याद है या नहीं। जब यूरोपीय संघ के साथ हमारा ट्रेड डील हुआ तो उन्होंने क्या क्लॉज लिख दिया कि कोई भी ऐसा फैक्ट्री का माल हम नहीं खरीदेंगे जहाँ पर बॉन्डेड लेबर, मतलब जहाँ पर चाइल्ड लेबर लगा हो। वो यही नियम है कि अगर 14 साल से मतलब सामान को मनाही करना तो कह देंगे भाई तुम्हारे यहाँ तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें तो बच्चे लगते हैं, हम नहीं लेंगे तुम्हारा माल ये। तो वो सब इतने क्लॉज लगा दो कि लास्ट में निकल के आगे कुछ नहीं लेंगे। कहने को पड़े मदर ऑफ डील, मदर ऑफ ऑल डील, मदर ऑफ ऑल डील, और उसने क्लॉज खांचे फिट कर दो, लास्ट में क्या कि ले दे के 2-4 माल ही जा रहा है। तो उसमें यही क्लॉज है कि बच्चे 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्लॉज समझ में आ गया। तो आप किसी का भी शोषण नहीं कर सकते, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, ठीक है। और फिर बचपन का, ऊपर वाले में तो वयस्क लोग हैं ज़्यादातर, ट्रैफिकिंग वगैरह में, बलात् श्रम में, और नीचे स्पेशली बचपन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है 25 से 28। 25 से 28 ये क्या है, रोज जिसके लिए दंगा फसाद चल रहा है आजकल, ये है धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता। अब देखिए इसमें, अब आपसे आप पॉलिटी पढ़ ले रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं,
तो आप ट्रेडिशनल सुनी सुनाई बातों को दरकिनार करके रेशनलाइज होके सोचिए, तब पढ़ाई लिखाई को कोई मायने मतलब नहीं है। नहीं वही पढ़ के भी मुसलमानों से वही नफ़रत, सिख क्रिश्चियन से वही नफ़रत, तो फिर फ़ायदा ही क्या पढ़ने से। व्यू पॉइंट बदलना चाहिए। कानून क्या कहता है? संविधान कहता है कि देश में, हमारा देश प्लुरलिस्ट है ना, बहुलक देश है, बहुसंख्यक देश है, हजारों तरह के लोग हैं, भाषाएं हैं, संस्कृति है। हम आगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी वाले वर्जन कि क्यों डेमोक्रेसी ही भारत अपनाया, क्यों राजतंत्र नहीं अपनाया, क्यों प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं अपनाया। तो उसमें बात आएगा कि दुनिया में जितने शासन की पद्धति हैं उसमें केवल सबसे सटीक भारत के लोकतंत्र ही बैठता है। क्यों? क्योंकि भारत में इतने किलोमीटर पे तो वाणी बदल जा रहा है। आपने सुना होगा ना कि वाणी और पानी बदल जाता है, पानी का टेस्ट बदल जाएगा। 2 किलोमीटर दूर जाइए पानी अलग होगा, 4 किलोमीटर दूर जाइए लोगों की बोली भाषा अलग हो जाएगा। आप मेरठ में हैं, थोड़ा मुजफ्फरनगर चले जाइए और सुनने को मिलेगा, थोड़ा सहारनपुर चले जाइए, तो इलाका में सब चीज़ें, इतना लेवल पे डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। खान पान, रहन सहन, कल्चर, रिलीजन, त्यौहार, समझ पा रहे, पहनावा। तो कहा गया इसमें कि भाई संविधान के नज़र में, कानून के नज़र में हर एक धर्म और धर्म के प्रैक्टिस करने की छूट है। मुस्लिम को अपने मस्जिद की छूट है, उनको अपने सेलिब्रेशन की छूट है, हिंदुओं को अपने छूट है, क्रिश्चियन को अपने छूट है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है? 25 दिसंबर को जाकर हनुमान चालीसा हो रहा है चर्च में, ठीक है। मुस्लिम मस्जिद पे डीजे बजा के गाली गलौज की भाषा हो रही है। तो क्या ये संविधान सम्मत बात है? वो अलग बात है कि भाई आप शासन में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप कर लीजिए, अन्यथा संवैधानिक तौर पे तो नहीं है, क्योंकि कानून ये नहीं कहता, संविधान ये नहीं कहता। उनकी अपनी प्रैक्टिस है, वो अपना करेंगे, हमारी अपनी है, हम अपना करेंगे। समझ पा रहे हैं? इन्हीं सब चीज़ों से मेंस के टॉपिक निकलता है। शब्द है धार्मिक सहिष्णुता ना। रिलीजियस टॉलरेंस क्या है? रिलीजियस टॉलरेंट, और जो कट्टरता बढ़ता है, चाहे किसी भी मजहब का कट्टरता हो, जो मुस्लिम वाले हैं, जो उनमें अनपढ़ हैं, जिनमें शिक्षा का अभाव है, उनको लगता है कि हमारा ही धर्म सुपर है। हिंदू को लगता है कि हमारा सुपर है, क्रिश्चियनिटी को लगता है कि हमारा सुपर है। तो ये सुपर में ही कट्टरता बढ़ता है। भाई जब हम अपने को सुपर, बाकी को नकार देंगे, तो क्या होगा? हमारे अंदर ईगो की भावना आएगी, तो हम अपने वाले को ठीक करेंगे, बाकी सबको पीटेंगे। लेकिन जब सबको एक नज़र देखे, हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध हुए ना, जैनिज़्म हुआ, हमारे यहाँ सिखिज़्म है, क्या गुरुद्वारे में किसी धर्म पूछ कर लंगर में बैठाया जाता है? आप बताओ, कभी लंगर में कभी ये कहा जाता है कि भाई आप अमुक धर्म के व्यक्ति नहीं आएंगे गुरुद्वारे में, या लंगर में नहीं खाएंगे? कभी ऐसा देखा आपने? तो आप सोचिए सिखिज़्म का विचार कितना महान है। कभी आपने, जो केरल की नर्स होती हैं, क्रिश्चियन होती हैं, हर हॉस्पिटल में आपको नर्स मिल जाएंगी, कभी उन्होंने जाति धर्म देखकर सेवा किया क्या कभी किसी का, कि भाई तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे हम? ऐसा हुआ कभी? अगर ऐसा होने लग जाए तो आप बताइए क्या व्यवस्था चल पाएगी? समाज की, राज्य की व्यवस्था चल पाएगा? समझ पा रहे हैं ना? तो ये बहुत ज़्यादा लेवल पे जब चीज़ें आप बिगाड़ देंगे। अब मान लीजिए, सपोज करिए कि कोई मुस्लिम लड़का एसपी बन गया, अब वो कहेगा भाई देख लो, हमारे हाथ में पावर है, हम तो देख देख के इलाज करेंगे। फिर कैसा होगा? समझ रहे हैं ना आप? तो अगर ये हर लेवल पे ऐसे फैल जाए, जो फैब्रिक तोड़ा जा रहा है, तो क्या शांति व्यवस्था रहेगी या एकदम बनाना स्टेट बन जाएगा ये? तो कोई किसी को मारने पे, वो आज़ादी के समय वाला हाल हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान में, जो भारत पाकिस्तान में दंगे, जो जिसको पा रहा है उसी को मार दे रहा है, ना कोई कानून बच रहा, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है। जो बलशाली है, जिसके हाथ में हथियार है, वो गर्दन काट रहा है। ऐसे थोड़ी ना देश चलता है। जो हम आज इतना 70-75 साल बाद आज हमारा इसरो का इतना नाम है, तो हम तो पीछे हो जाएंगे ना भाई। समझ पा रहे हैं? तो ये सब प्रैक्टिस संविधान में बहुत बारीकी से इन चीज़ों को रखा गया है। हाँ, व्यवस्थाएं देखो खामी सब में होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई परफेक्ट होता है, या हम ये नहीं कह सकते हमारे संविधान में कुछ कमियां नहीं हैं। तो कमी का मतलब उसका व्याख्या दिया जाता है कि मान लो कि शरीर में कहीं फोड़ा फुंसी हो जाए, तो क्या हाथ काट देंगे कि उसका इलाज करेंगे? या डॉक्टर कहने लगे ये बेकार हो गया, यहाँ से काट दो, देखा जाएगा? ऐसा होता है? तो अगर कोई खामी है, उस खामी को दुरुस्त करेंगे, कोई दिक्कत है उसको दुरुस्त करेंगे, न कि हम उस व्यवस्था को ही बदल दें। समझ रहे हैं? आपको देखना हो तो देख लो,
अनाड़ी मिस्त्री होगा ना, कहोगे देखो ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, समझ रहे, उसको पता तो है नहीं, उसकी ट्रेनिंग हल्की है, वो कहेगा ऐसा है इसका नोजल गड़बड़े बदलना पड़ेगा, वो 4-5 आइटम बदल ही देगा सारा। अरे जब तुम बदल ही दोगे तो फिर तुमने बनाया क्या? टेक्नीशियन कौन? जो उसको सुधार दे कि ये कमी है, इसको हमने दुरुस्त कर दिया जी, बाइक स्टार्ट हो गई। लेकिन जो अनाड़ी होगा वो क्या कह देगा, ये 5 आइटम गड़बड़ है, सब लाना पड़ेगा, नया बदलेगा। तो उससे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या, वो उसकी स्किलिंग, उसकी ट्रेनिंग सही हुई है? ट्रेनिंग सही होगी तो उन चीज़ों को दुरुस्त कर देगा, है ना। और अन्यथा कहेगा ये नया ले आओ, ये नया ले आओ, जब सब नए ही बदल देंगे तो फिर बचा ही क्या उसमें। चलिए, तो हमारा ये अनुच्छेद आपको ध्यान है, किस आर्टिकल पे बात कर रहे हैं हम? धार्मिक स्वतंत्रता। और एक एक करके देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं। 25 में क्या कहता है कि धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसके प्रचार प्रसार की आज़ादी होगी भारत में, जो भी रिलीजन हो। ठीक है जी। मानने मतलब मेरा मन है कि मैं हिंदू धर्म मानूं, मन भर गया तो अम्बेडकर साहब की तरह हम भी बुद्धिज्म अपना लेंगे, किसी का रोक है क्या? मेरा बौद्ध बनने का मन है तो कोई नहीं रोक सकता, हम हमारे इंडिविजुअल कैपेसिटी भाई, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। लेकिन आजकल क्या चल रहा, नहीं तुम ये खाओगे, तुम ये इस धर्म को मानोगे, जबकि संविधान कहता है कि नहीं, आपकी स्वेच्छा है, आप जो धर्म प्रैक्टिस करना चाहें करिए, साथ में आचरण करने। आजकल क्या हो रहा है, ये बड़ा बेकार आदमी मंदिर जाता ही नहीं है। अरे भाई हम घर में ही कर लेते पूजा, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, ढोल बजा के दिखावा तुमने नहीं किया ना तो तुम हिंदू नहीं हो। बड़ा तिलक लगाओ और ढोल बजा के रोज़ जाओ, है ना। अगर हम घर में शांति से अगर मंत्रोच्चारण कर लें तो गड़बड़ है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये धार्मिक मामला है या पॉलिटिकल मामला है। तीसरा, प्रचार प्रसार। हर धर्म को अपने फैलाने का आज़ादी होता है, बस संविधान कुछ उसमें अंकुश डालता है कि आप किसी को लोभ प्रलोभन दे के नहीं कर सकते, प्रेशराइज दे के नहीं। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में होता है, कन्वर्ट करते हैं जो मिशनरी है ना, कि भाई गरीब लोगों को टारगेट करते हैं। वो आदिवासी इलाके में आप चले जाइए, उनको झांसा देंगे कि अगर क्रिश्चियन बन जाओगे तो इतने लाख रुपए मिलेंगे और ये सारी चीज़ें। तो ऐसा प्रलोभन नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई बनता हो तो उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर कोई लाभ मतलब लोभ से, प्रलोभन से, धमकी से, डरा कर अगर चीज़ें करता हो तो वो कानून की नज़र में गड़बड़ है। समझ पा रहे हैं आप अनुच्छेद 25 को? 26 देखिए और क्या है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा के प्रबंधन की स्वतंत्रता सिखों की होनी चाहिए। वो अपना देखेंगे कि गुरुद्वारा हमको कैसे चलाना है। सरकार थोड़ी तय करेगी कि गुरुद्वारा में आज से मेरा एक आदमी बैठेगा, वो बताएगा कि कैसा गुरुद्वारा चलेगा। नहीं, वो धार्मिक मामला धार्मिक लोगों का है। मस्जिद कैसा चलेगा वो मौलवी लोग जानेंगे, मंदिर कैसा चलेगा वो पुजारी लोग जानेंगे, मंदिर के जो कमेटी होगी वो बताएंगे कैसा चलेगा। साफ कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। हर रिलीजियस व्यक्ति को अपने अपने धर्म का जो उनका धार्मिक प्रतीक है, चिन्ह है, उसको वो कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसमें वो किसी का रोक टोक नहीं माना जाएगा। आगे देख लो क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद कितना है? 29 से 31। ये क्या है? हाँ, कल्चर और एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अभी देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृति एवं शिक्षा, ये अधिकार है। ठीक है। अब 29, 30 और 31 3 आर्टिकल है ना इसमें। जैसे आप सुनते होंगे बार बार आता है मौजूदा रिजाइम में कि ये मदरसों में तो, अब छोड़िए आगे, ये होता है, ये बनाए जा रहे हैं मदरसों में, जबकि मजहबी मामले में किसी को हस्तक्षेप। अनुच्छेद क्या कहता है कि भाई जो मुस्लिम बच्चे हैं मदरसा क्यों है, वो ये थोड़ी कह रहे कि विज्ञान मत पढ़ो तुम, लेकिन हमको रिलीजियस बात भी तो सिखानी है बच्चों को। भाई हम भले सीख रहे हैं, हम अपना वेद पढ़ रहे हैं, हम अपना कुरान पढ़ रहे हैं, तो उनको भी कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, उनको वहाँ पर शिक्षा दी जाती है एलिमेंट्री लेवल पर। बड़े होके वो भी जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेज में, कोई दिक्कत है? तो हर अल्पसंख्यक वर्ग को अपने शिक्षा संबंधी स्कूल कॉलेजेस संचालित करने को अधिकार दिया गया है।
और यहीं से निकल कर आता है जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, जैसे बड़ौत में जैन डिग्री कॉलेज है, तो जो जैन डिग्री कॉलेज है तो जैनिज्म अल्पसंख्यक हैं, उस डिग्री कॉलेज में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उस डिग्री कॉलेज में अगर कोई लेक्चरर भर्ती करना है तो वहाँ का मैनेजमेंट भर्ती करता है, सरकार से नहीं आता वो क्योंकि अल्पसंख्यक कॉलेज है ना, वो अल्पसंख्यक को छूट है अपने स्टाफ रखने की, वो अपने प्रोफेसर नियुक्त करेगा, अपने प्यून नियुक्त करेगा, उसमें सब कुछ उनका। लेकिन आरजी कॉलेज है, आरजी कॉलेज सरकार के द्वारा आता है, ये अल्पसंख्यक कॉलेज नहीं है, ये जनरल हैं। तो इनमें जो है मैनेजमेंट इनका भी है, मेरठ कॉलेज, आरजी कॉलेज, एनएस कॉलेज सब मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, लेकिन इनमें प्रोफेसर आयोग से नियुक्त होकर आते हैं। इनके प्रोफेसरों की सैलरी सरकार देती है, यानी सरकार ने इनको रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दिया है। समझ पा रहे? तो ये सरकारी कहलाते हैं। ठीक है, पूरी सरकारी नहीं है, पूरी सरकारी तो जैसे कि जीआईसी, एक आरजी इंटर कॉलेज है, एक जीआईसी, दोनों में फ़र्क क्या है? जीआईसी है गवर्नमेंट, वो फुल्ली सरकारी है, उसके जो टीचर होंगे उनकी जॉब ट्रांसफरेबल होती है, पूरे यूपी में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो आरजी इंटर कॉलेज ये मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, जो इसमें एक बार लेक्चरर आ गया पूरी उम्र सर्विस में वो यहीं रहेगा, वो नॉन ट्रांसफरेबल एक तरह से है। ट्रांसफ़र का कंडीशन बहुत उल्टा है कि जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ का मैनेजमेंट आपको लेना चाहता हो, यहाँ वाला रिलीज करना चाहता हो, जिसके जगह जाओगे वो वाला टीचर यहाँ आना चाहता है, म्यूचुअली होता है, यहाँ आप वहाँ जाना चाहते हो तब होगा, वो तो बहुत टेढ़ी खीर है। अन्यथा ये एक तरह से नॉन ट्रांसफरेबल होता है। समझ पा रहे हैं? तो दो तरह के कॉलेजेस संचालित होते हैं अपने ही राज्य में। क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है क्योंकि सरकार हर कॉलेज विद्यालय नहीं बना सकती। तो मान लीजिए आपने बनाया विद्यालय, चला रहे थे 10 साल से, आपके पास अच्छा ज़मीन है, बाउंड्री है, बिल्डिंग है, तो सरकार ने कहा कि ठीक है कॉलेज तो मैं तो नहीं बना पा रहा हूँ, तुम्हारा कॉलेज है, आज से मैं इसको एक्वायर कर लेता हूँ। समझ रहे हैं? एक्वायर कर लेने का मतलब क्या हुआ कि भाई हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, टीचर स्टाफ सब हम देंगे, सैलरी भी हम देंगे, अब मैनेजमेंट में बने रहिए। समझ पा रहे हैं आप बात को? क्यों ऐसा होता है मैनेजमेंट? क्योंकि हर जगह सरकार, अब सरकार करेगी तो पूरा ज़मीन खरीदेगी, सरकारी कॉलेज बनवाएगी, तो उसमें ज़्यादा खर्च लगेगा ना। लेकिन किसी का पहले से बना बनाया है मैनेजमेंट का, तो उसको एक्वायर कर लिया जाता है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं है ना। तो अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम्स नहीं हैं, जैनिज्म हैं, सिख हैं ना, और पारसी हैं, बौद्ध हैं, ये सब माइनॉरिटीज हैं। ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 30 में देख लो क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनकी प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है, जैसे हमने बड़ौद का जैन डिग्री कॉलेज बताया। ठीक है। इसी तरीके से मदरसों का संचालन, तो वो सब अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति ही करेंगे, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस का, अपने अपने एजुकेशनल जो सेटअप है। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार था, पहले मूल अधिकार था, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि 44वें अमेंडमेंट 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया। अब संपत्ति आपका जो है कौन सा अधिकार रह गया? केवल लीगल राइट है अब आपका। जैसे मान लीजिए आपके खेत से होकर हाईवे गुजर रहा है, अगर वो मूल अधिकार होता तो आप अड़ जाते कि मैं नहीं देता ज़मीन। समझ पा रहे हैं? तो फिर सरकार नहीं ले पाती, क्योंकि मूल अधिकार का हलन कर ही नहीं सकती। इसीलिए उसको विधिक अधिकार बनाया गया कि भाई ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रोड, हाईवे, रेलवे तो किसी न किसी प्राइवेट ज़मीन पे ही जाएगी, हर ज़मीन किसी न किसी का है। तो अब आपको केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार में क्या है कि अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में ज़मीन ली जा रही है तो आप देने से मना नहीं कर सकते। हाँ, बस आपके हाथ में अधिकार क्या है कि आप इतना कह सकते हैं कि भाई हमको उचित मुआवजा मिले, जो सरकारी रेट तय होगा वो मुआवजा क्या हकदार हैं। ऐसे नहीं ज़मीन सरकार ले लेगी हड़का के लाओ इधर, ऐसा नहीं। ज़मीन आपका है तो उचित मुआवजा मिलने का, लेकिन ज़मीन देने से मना आप नहीं कर सकते। ये है विधिक अधिकार। मौलिक और विधिक में बहुत फ़र्क है, हम बाद में बात करेंगे कि मौलिक अधिकार आपका मूल है, उसको कोई छीन बगैर आपकी मर्जी के छीन नहीं सकता, और विधिक वो लीगली आपको दिया गया है, वो छीना जा सकता है। समझ पा रहे हैं? ये है विधिक। दोनों का नेचर फ़र्क है। मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन विधिक अधिकार में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आपको एंटरटेन नहीं करेगा। आप लोकल कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर उससे बचते बचाते तब जाओगे उधर। ठीक है। तो ये सारे प्रोविज़न हम अंदर देखेंगे।
इसके बाद 32 देख लीजिए, अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार क्या है? ऊपर जितने भी आपने 12 से लेकर 31 मतलब 30 तक पढ़ा मूल अधिकार, अगर उनमें से सरकार कोई भी अधिकार आपका छीनती है या कोई भी अधिकार कम करती है तो उसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम संवैधानिक उपचार। अब बीमार होते हैं तो उपचार के लिए जाते हैं ना, तो अगर कोई मूल अधिकार हमारा छीने, सरकार छीने या कोई व्यक्ति छीने, तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि देखिए अम्बेडकर साहब ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। शरीर से आत्मा निकाल दें तो बाकी ढांचा किसी काम का है क्या? इसीलिए आत्मा कहा उन्होंने कि अनुच्छेद 32 है, तभी ये सारा सेटअप बना हुआ है। तो 32 में हम अंदर पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है, ठीक है, और उस रीट के माध्यम से आपकी पिटीशन को सुनता है। समझ पा रहे हैं? वो दोनों में है, संवैधानिक हाई कोर्ट में भी आर्टिकल 226 के तहत है, यहाँ 32 के तहत है। तो ये बारीकियाँ आपको सीखना है पॉलिटी में। जैसे कहते हैं ना कि अच्छा वकील कौन? जो बारीकी सीख ले। ऐसे ही अच्छा पॉलिटी पढ़ने का विद्यार्थी कौन? जो एक एक चीज़ों को तोल मोल के मायने में बिठा ले। तो अभी तो हम आपको फैक्ट फाइल पे हैमर कर रहे हैं कि भाई ऐसा रटना है। अब याद हो जाएगा आपको इतनी बात सुनने के बाद। अब अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 32 तक की कहानी आपको पहली बात तो लिखना है और फिर उसको 2 बार 4 बार लिटरली रट लीजिए। फिर हम कल 32 के बाद देंगे आपको। 2 से 3 दिन में हम पूरा आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? चलिए तो अब हम चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ।